हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड, ये हमारे ड्रामे के एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट है। पार्ट की स्टार्टिंग खून के डैड से होती है, जो ईट के पास कॉल करते हैं और अर्जेंट में मिलने के लिए बुलाते हैं। ईट आता है, तब उसे मालूम पड़ता है कि खून ने जो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया था उसका रिजल्ट आ चुका है। वो अब अपनी हाई स्टडीज़ के लिए एब्रॉड जाने वाली है। पहले तो ईट खुश होता है, लेकिन जब बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि खून एब्रॉड जा रही है, इसका मतलब वो अगले 2 सालों तक खून से मिल नहीं पाएगा। जहाँ उसे खुश होना चाहिए था, तो अब वहीं उसके फेस पे उदासी आ जाती है, क्योंकि वो खून से दूर नहीं होना चाह रहा था। ईट ऑलरेडी अपनी मॉम को खो चुका है, वो दोबारा खून को खोना नहीं चाह रहा था। इसी वजह से वो खून को मना करता है कि वो एब्रॉड ना जाए अपनी स्टडीज़ के लिए। लेकिन खून का कहना था कि उसका ड्रीम है, वो ज़रूर जाएगी एब्रॉड, जिसकी वजह से ईट काफ़ी अपसेट हो जाता है। आंट खून को कॉल करके बुलाती है घर पर कि ईट बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। वो ना किसी से बात कर रहा है, ना ही खा रहा है, ना ही पी रहा है, बस अपसेट बैठा हुआ है। जिस पर खून कहती है कि वो जाकर के बात करेगी। इधर ईट को दिखाया जाता है जब भी वो स्ट्रेस में रहता है तो वो गिटार बजाता है, और अभी भी वो वही कर रहा था। खून उसके पास जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने अपने पास्ट में बहुत सारे सपने सजाए थे, अब उन सपनों को सच करने का वक्त आया है। वो ईट से प्रॉमिस करती है कि वो कभी भी उसके प्यार को नहीं भूलेगी, दूर होने के बाद भी वो हमेशा उसे याद रखेगी, और जब भी उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होएगा देन वो सबसे पहले ईट से ही मिलने के लिए आएगी। ईट के काफ़ी इंसिस्ट करने पर भी खून नहीं मानती है। वो अपनी स्टडीज़ के लिए एब्रॉड जाने का डिसाइड कर चुकी थी, जिस पर ईट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तब वो खून से कहता है, इसका मतलब तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम हमारे रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाह रही हो और ब्रेकअप करना चाह रही हो। जिसकी वजह से खून बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है कि उसने हमेशा ईट से प्यार किया और ईट उसके बारे में ये सब सोच रहा है। वो गुस्से में उठ करके वहाँ से चली जाती है। तब पीछे से ईट कहता है, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं था, मेरी पूरी बात तो सुनो। इधर माया के भी आंखों में आंसू थे, और वही की वजह से वो काफ़ी हर्ट हो चुकी थी। वी ने माया को यहाँ पर बताया है कि वो मिशन के लिए अगले 2 सालों तक आउट ऑफ कंट्री जाने वाला है, जिसकी वजह से माया काफ़ी अपसेट थी। वो वी को रोकने की कोशिश करती है कि अभी अभी हमारे बीच में तो सब कुछ ठीक हुआ है, और तुम इतनी जल्दी 2 सालों के लिए दूसरी जगह जा रहे हो। ऐसा मत करो ना, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी। वी माया से कहता है, एक्चुअली मैं भी तुम्हें छोड़ करके जाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है, मुझे निभाना ही पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, बस 2 सालों की बात है। जिस पर माया कहती है, 2 साल? तुम्हारे बिना मैं 2 घंटे नहीं रह पाऊँ, और तुम 2 साल की बात कर रहे हो, प्लीज़ मत जाओ ना। उसके अगले सीन में माया और ईट को एक साथ दिखाया जाता है। दोनों ही अपने टूटे हुए दिल को लेकर के एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। माया कहती है, शायद मेरी डेस्टिनी में मेरा प्यार मिलना लिखा ही नहीं है। तभी तो जब हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हो जाती है, जिसकी वजह से हम दोनों को दूर होना पड़ता है। मैं वी से नफ़रत करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उससे नफ़रत नहीं कर पा रही हूँ। जिस पर ईट कहता है, नफ़रत करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तब यहाँ पर ईट भी बता देता है कि उसके मना करने के बाद भी खून एब्रॉड जा रही है अपनी स्टडीज़ के लिए। माया काफ़ी हर्ट होती है जब उसे वी के भी बारे में पता चलता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन सामने ईट को देख करके वो उससे कहती है, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, एटलीस्ट तुम तो मेरा साथ कभी ना छोड़ना। जिस पर ईट कहता है, तुम भी मेरा साथ कभी ना छोड़ना। नेक्स्ट मॉर्निंग आंट वी की पैकिंग कर रही थी, जहाँ पर वो कुछ एक्स्ट्रा ही सामान बांध देती है। वी मना ही कर रहा था, ये सब चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं। जिस पर आंट कहती है, तुम यहाँ पर थे तो मैं अपने हाथों से खिला दिया करती थी, अब तुम दूर जा रहे हो, मुझे तसल्ली रहेगी अगर ये सारे सामान को तुम लेकर के जाओगे। ईट वी से कहता है कि उसे सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए। जिस पर वी ईट से कहता है, तुम मुझे रोकना चाहते हो ना, यूँ कहूँ खून को रोकना चाहते हो, लेकिन आई थिंक खून इस वक्त जो कर रही है वो सही कह रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। डैड का भी यही मानना था। इधर खून भी एब्रॉड जाने के लिए अपनी पैकिंग स्टार्ट कर चुकी थी। जिन उसकी पूरी हेल्प कर रहा था। जाने से पहले खून डैड को एक बुक देती है और बताती है कि इसमें उन बच्चों के नेम हैं जिन्होंने ट्यूशन की फ़ीस नहीं पे की है, आप उन सभी से ले लीजिएगा। खून डैड और चिन को लेकर के काफ़ी परेशान थी, जिस पर डैड कहते हैं, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इस वक्त बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए और किसी चीज़ पर नहीं, बाकी यहाँ की सिचुएशन मैं संभाल लूँगा। अगले सीन में खून को दिखाया जाता है, जो जाने से पहले ईट के डैड को गुड बाय बोलने के लिए जाती है। ईट के डैड उसे प्लेजेंट में चेक देते हैं, जिस पर खून मना करती है, नहीं अंकल मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अंकल की ज़बरदस्ती करने की वजह से खून उस चेक को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि वी और आंट भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए ही फोर्स कर रहे थे। फाइनली वो अंकल को गुड बाय बोल करके वहाँ से चली जाती है। अंकल उसे ब्लेसिंग देते हैं। खून वी से ईट के रिलेटेड अपनी बातें शेयर करती है, जिस पर वी का कहना था, बात 2 सालों की है, तुमने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है, आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए। सिचुएशन 2 सालों के बाद जो भी हो, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है, तुम सिचुएशन को संभाल लोगी।
आगे खोन को दिखाया जाता है अब वो जाने के लिए तैयार थी। उससे मिलने के लिए माया आती है। माया उसे हक करती है और उसे समझाती है कि जाने से पहले एक बार उसे ईट से ज़रूर मिल लेना चाहिए। चिन खोन से कहता है कि उसे अपना हेलमेट भी पैक कर लेना चाहिए कि इसे देखे बगैर तो उसे नींद नहीं आती है, तो एब्रॉड में उसे नींद कैसे आएगी, उसे पैक कर लेना चाहिए। खोन डिसाइड करती है कि एक बार वो जाने से पहले ईट से ज़रूर मिलने के लिए जाएगी। नेक्स्ट सीन में वो ईट से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसका हेलमेट उसे वापस करने के लिए भी जाती है। वो ईट को समझाने की कोशिश करती है कि उसने अपने लाइफ में इन सबको पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। उसने अपने लाइफ में एक एम बनाया है, वो कुछ करना चाहती है अपने डैड के लिए, अपने भाई के लिए। साथ ही वो ईट को भी कहती है कि वो रेसिंग में अपना माइंड यूज़ ना करे, बल्कि अपने लाइफ में कुछ ऐसा करे जो कि फ्यूचर में उसके काम आए। खोन जाने से पहले ईट को सॉरी कहती है कि अगर किसी चीज़ की वजह से ईट हर्ट हुआ है तो वो उसे माफ़ कर दे। साथ ये भी कि ईट को अपने लाइफ में कुछ करना चाहिए, फ्यूचर के लिए कुछ सोचना चाहिए। ईट खोन से परमिशन लेकर के उसे टाइटली हग करता है। तो तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो? सच में मुझे बुरा लग रहा है कि तुम 2 सालों के लिए मुझसे दूर हो जाओगी। पता नहीं मैं अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करूँगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अपनी मॉम के बगैर भी मैं जीना सीख रहा हूँ ना, तो तुम्हारे बिना भी जीना सीख लूँगा। जाओ यहाँ से कहकर टर्न हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ था। खोन वहाँ से उसे गुड बाय बोल करके चली आती है। डैड खोन से कहते हैं कि उसका फ़्लाइट का टाइम हो गया है। खोन अपने डैड को टाइटली हग करती है और साथ ये भी कहती है कि वो एब्रॉड में अपनी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा मिस करेगी। और फिर उसके बाद खोन वहाँ से चली जाती है। अगली सीन में वी को दिखाया जाता है। वी भी अपने मिशन के लिए अब अदर कंट्री में जाने वाला था, जहाँ पर वो डैड और आंट को गुड बाय बोलता है। आंट और डैड दोनों ही वी को ब्लेसिंग देते हैं कि वो अपने मिशन को ज़रूर कंप्लीट कर लेगा, उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इट भी उसे गुड बाय बोलते हैं। आगे इट की बातें सुन करके डैड को बहुत ही ज़्यादा सदमा लग जाता है, क्योंकि इट ने डैड से कहा है कि वो एक पुलिस ऑफिसर बनना चाह रहा है और इसकी ट्रेनिंग वो लेना चाह रहा है। आगे इसके बारे में वो अपने फ्रेंड्स को भी बताता है, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करता है कि उन्हें भी अपने लाइफ में कुछ करना चाहिए, फ्यूचर में कुछ बनना चाहिए, इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा। जिस पर लेकर उसका फ्रेंड स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास टाइम नहीं है इसलिए तुमने डिसाइड कर लिया, हमारे पास टाइम है, हम सोच कर ही कुछ ना कुछ डिसाइड करेंगे। आगे इट को दिखाया जाता है जो कि अब पुलिस ऑफिसर बनने की पूरी तैयारियां करने लगता है। वो अपनी ट्रेनिंग पर भी निकल पड़ा था। इस बीच खोन के दिए हुए गिफ्ट को देख करके वो स्माइल करता है। इट ने इन सब के बारे में खोन से छुपा के रखा है। खोन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इट के लाइफ में क्या चल रहा है। आगे इट को दिखाया जाता है जो कि पिंक वाले हेलमेट के साथ था। वो उससे बातें करते हुए खोन को इमेजिन कर रहा था और साथ ही वो अपनी स्टडीज़ को भी कंप्लीट कर रहा था। वी इट के पास कॉल करता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें होम ट्यूटर की ज़रूरत है? अगर बोलो तो मैं अरेंजमेंट करता हूँ। जिस पर इट मना करता है, मैं खुद से सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, और हेलमेट को देख करके स्माइल करने लगता है। वी भी काफ़ी हैरान था कि इट ये सब कह रहा है। पर एब्रॉड में खोन भी अपनी स्टडी को लेकर के काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी। साथ ही वो डैड और चिन को मिस कर रही थी। माया के थ्रू यहाँ पर खोन को मालूम पड़ा कि माया और इट दोनों का ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। वो इट के लिए काफ़ी खुश थी। इट से उसकी कभी बात नहीं हो पाई। लास्ट मुलाकात ही उन लोग की लास्ट रह गई। इधर माया भी वी के जाने के बाद अपने एक्टिंग करियर को बहुत ज़्यादा टाइम देने लगी, और इतना ज़्यादा टाइम देने की वजह से वो और भी ज़्यादा फेमस होती गई और भी ज़्यादा सुपर डुपर हिट मूवीज़ में उसने काम किया। अगले सीन में लेक और उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है। इट की वजह से उन दोनों की लाइफ भी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। उन्होंने भी अपने लाइफ में एक एम बना लिया था। इधर माया वी को काफ़ी मिस करती है रिंग देख करके, और इधर वी भी अपने मिशन पे लगा हुआ था। इसी के साथ 2 साल का लीव दिखाया जाता है। चिन डैड से कहता है, डैड हमें यहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाहिए टाइम, हमें एयरपोर्ट पे जाना चाहिए खोन को रिसीव करने के लिए। डैड कहते हैं खोन ने मना किया है, उसकी फ़्लाइट लेट भी हो सकती है, इसी वजह से हमें घर पर ही उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, ऐसा खोन ने कहा है। तभी वहाँ पर खोन की एंट्री होती है। खोन डैड को देखती है तो सडनली डैड को हक कर लेती है और साथ ही चिन को भी, और बताती है कि एब्रॉड में उसने चिन और डैड को बहुत ही ज़्यादा मिस किया। चिन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो तो बस खोन को देखे जा रहा होता है। खोन का यूनिफॉर्म, उसका लुक, वो उसकी बड़ी तारीफ़ें करता है कि एब्रॉड जाने के बाद तुम तो बिल्कुल भी चेंज हो चुकी हो, और तुम्हारा यूनिफॉर्म एकदम आउटसाइडर की तरह लग रहा है। खोन जब अपने रूम में आती है तब वहाँ पर माया की फ़ोटोज़ को देखती है, और उस पर आई लव यू माया लिखा हुआ था, जो कि चिन का काम था। खोन डैड से कहती है, डैड एटलीस्ट आपको तो रोकना चाहिए था ना, ये मेरा रूम है और मेरे रूम की कंडीशन आप खुद ही देखो ना। जिस पर चिन कहता है, वैसे तो मुझे वी से नफरत करना चाहिए क्योंकि उसने मेरी गर्लफ्रेंड को चुराया, बट किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो इट है। अगर इट नहीं रहता तो वी के लिए तो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा नफरत हो जाती। इट का नाम सुनते ही खोन अपसेट हो जाती है। उसे पास्ट की सारी बातें याद आने लगती है। माया की फिल्म काफ़ी हिट गई थी, इसी वजह से सारे लोग उसका इंटरव्यू ले रहे थे और सारे उसके फ़ैन
बस उसके साथ सेल्फी लेने में ही बिजी थे। तभी माया खोन को देख लेती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और इससे मिलने के लिए चली जाती है। चिन उसके लिए फ्लावर लेकर आया हुआ था। चिन माया को फ्लावर्स देते हुए कहता है कि ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्यूटीफुल वुमन के लिए, और हक कर लेता है। खोन उसे दूर करती है। बस भी करो। खोन से मिल करके माया को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ पर आने वाली हो? खैर छोड़ो ये सब, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। ये बताओ तुम्हारी स्टडी कैसी रही, सब कुछ ठीक रहा? जिस पर खोन कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है। माया के पास एक अननोन पर्सन की तरफ से बुके मिलता है, जिस पर चिन काफ़ी अपसेट हो जाता है। खोन पूछती है, चिन कहता है कि वो बुके तो मेरे लाए हुए फ्लावर से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। माया उस अननोन पर्सन से मिलना चाह रही थी जिसने उसे ये बुके गिफ्ट किया है, बट उसे वो पर्सन वहाँ पर मिलता ही नहीं। चिन और खोन दोनों वापस जाने लगते हैं। खोन और चिन बातें करते हुए वहाँ से जा रहे थे। चिन माया के ही रिलेटेड बातें कर रहा था। तभी वहाँ पर एंट्री होती है ईट की, जो कि माया के लिए फ्लावर्स लेकर आया हुआ था। खोन को देख करके सडनली वो छुप जाता है। उसे पास्ट के ही बारे में सारी बातें याद आ रही थी कि किस तरह खोन ने उसे कहा था कि उसे अपने फ्यूचर में कुछ बनना चाहिए। इसी वजह से वो अपने आप को कंट्रोल में करते हुए खोन के सामने से ही जाने लगता है, जिस पर चिन कहता है क्या ये ईट है? ईट का नाम सुनते ही खोन उसे रोक दिए। ईट जब टर्न होता है, खोन उसे इस तरह पुलिस की यूनिफॉर्म में देख करके काफ़ी सरप्राइज़ हो जाती है। और यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि ईट अब एक पुलिस ऑफिसर बन चुका है। वो ईट के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, लेकिन ईट तो उसे भाव भी नहीं देता है। ईट वहाँ से चला जाता है कि वो माया से मिलने के लिए जा रहा है। माया के लिए वो फ्लावर्स लेकर आया हुआ है, जिसकी वजह से खोन काफ़ी अपसेट हो जाती है कि इतने सालों बाद वो ईट से मिली और ईट के पास तो उससे बात करने के लिए टाइम भी नहीं है। वो काफ़ी अपसेट दिखाई दे रही थी। इधर ईट के डैड बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनके दोनों बेटे अब पुलिस ऑफिसर जो बन चुके थे, तो खुश होना तो बनता था। ईट के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक पुलिस ऑफिसर बनेगा, लेकिन ईट अब एक पुलिस ऑफिसर बन चुका है और वी भी अपने मिशन से वापस आ चुका है। डैड बहुत ही ज़्यादा खुश थे और वो एक साथ फ़ोटोज़ को क्लिक करवाते हैं। ईट आंट से कहता है कि वो भी उनकी फैमिली के ही मेंबर हैं, तो इसी वजह से वो भी उनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाएं। आंट को भी काफ़ी अच्छा लगता है। ईट के डैड अपने दोनों बेटे पर काफ़ी प्राउड कर रहे थे। चिन खोन से कहता है कि उसने ईट से सही तरीके से बात क्यों नहीं की, उसे जा करके ईट से बात करना चाहिए। जिस पर खोन कहती है ईट ने सही तरीके से मुझसे बात भी नहीं की। पास्ट में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मुझे उसके पास जाना पड़े। अगर वो बात नहीं करना चाहता देन कोई बात नहीं। तब यहाँ पर चिन खोन को पास्ट के बारे में बताता है कि जब वो यहाँ पर नहीं थी तब हर रोज़ ईट उसके ही रेस्टोरेंट में आया करता था, जहाँ पर वो हमेशा फ्राइड राइस ही ऑर्डर किया करता था और डैड हमेशा उसे फ्राइड राइस बनाकर दिया करते थे। लेकिन एक दिन जब वो अपने यूनिफॉर्म में आया तब मैं भी शौक में था और डैड भी। मैंने तो उसे सल्यूट भी किया था उसके स्ट्रगल के लिए। तुम्हारे यहाँ न रहने पर ईट हमेशा आया करता था और उस दिन भी उसने फ्राइड राइस का ही ऑर्डर दिया था। लेकिन डैड ईट से उस दिन इतना ज़्यादा इंप्रेस हो चुके थे कि उन्होंने बहुत कुछ कुक करके दिया था। तो आई थिंक मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार जा करके ईट से बात करनी चाहिए। डैड भी खोन को सजेस्ट करते हैं कि उसे ईट के पास जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। उन दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है क्लियर होनी चाहिए। इधर मैं अपनी शूटिंग के लिए जाने वाली थी, लेकिन उसके कार के सामने एक कार और आ जाती है। वो उसे साइड करने के लिए कहती है। तब उसमें वी को देख करके वो काफ़ी सरप्राइज हो जाती है। वी उसे बताता है कि लास्ट टाइम वाइट बुके उसे नहीं दिया था, जिसकी वजह से माया काफ़ी खुश हो जाती है। वी उसे कहता है कि वो लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाला है, क्या माया उसके साथ जाना पसंद करेगी? माया काफ़ी खुश हो जाती है और दौड़ कर उसके पास जाती है। ऑफ कोर्स तुम मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाना चाह रहे हो, तो क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी? बिल्कुल भी नहीं। इस दिन का तो बेसब्री से इंतज़ार करी थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम आ चुके हो? वी स्माइल करता है तुम्हारे फेस के रिएक्शन को देखने के लिए। आगे माया और वी को काफ़ी इंजॉयमेंट करते हुए दिखाया जाता है। वी और माया एक साथ थे। यहाँ पर वी माया के हाथों में रिंग देखता है तो उसे थैंक्स बोलता है कि उसने अभी तक उस रिंग को निकाला नहीं। जिस पर माया कहती है तुमसे इस हद तक प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर जाऊँगी। तुम्हारे लिए पूरे 2 साल का इंतज़ार किया, थैंक गॉड फाइनली अब तुम मुझे मिल गए हो। वे खुश होकर के माया के फोरहेड पे किस करता है कि अब वो उसे कभी भी छोड़ करके नहीं जाएगा। वे अपनी बाइक चला रहा था, सामने से एंट्री हो जाती है खोन की। खोन उसे रोकती है। ईट रुक जाता है। खोन कहती है तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। वैसे तुम्हें याद है ना लास्ट टाइम मैंने प्रॉमिस किया था कि अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। तो देखो मैंने अपने प्रॉमिस को पूरा किया। तुम क्या कर रहे हो? तो इस तरह से राउंड राउंड क्यों लगा रहे हो? तुमसे ही बात कर रही हूँ, मुझे आंसर चाहिए। जिस पर ईट काफ़ी एटीट्यूड में कहता है ओह थैंक गॉड, मुझे तो लगा तुम अपना प्रॉमिस भूल चुकी होगी। जिस पर खोन कहती है कि मैं अपना दिया हुआ प्रॉमिस कभी भूलती नहीं हूँ। ईट वहाँ से जाने लगता है। खोन उसे पकड़ती है। खोन देखती है कि ईट के हाथ में उसका दिया हुआ ब्रेसलेट आज तक उसके पास है। जिस पर खोन कहती है अब तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए तो कुछ भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ समझ गई हूँ।
वैसे इतना नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। जिस पर ईट खोन से कहता है, पूरे 2 सालों तक मैं तुम्हारे लिए परेशान था, तुमने अगर थोड़ा सा परेशान कर दिया तो क्या बुरा किया। एंड थैंक गॉड, चलो तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस याद है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है तो तुम्हें ये भी याद होगा कि लास्ट टाइम हमारी क्या बात हुई थी। जिस पर खोन कहती है, हाँ मुझे याद है। तब ईट कहता है, हाँ फिर बताओ। जिस पर खोन कह देती है कि तुमने कहा था कि लास्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम एक दूसरे को आई लव यू बोलना है। खोन यहाँ पर फाइनली ईट को आई लव यू बोल देती है, ईट भी उसे आई लव यू बोलता है और दोनों स्माइल करते हैं और इसी के साथ इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। लेकिन हाँ, जाने से पहले आपको बता दूँ कि मैंने अपने सेकेंड चैनल पर एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन किया है, जा करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। अगर वीडियो की एक्सप्लेनेशन मेरे सेकंड चैनल पे अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उस ड्रामे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हाँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।